जो है आज का शोर शराबा चल रहा है बिहार के चुनाव को लेकर। जिस तरह की रणनीतियां चल रही है, कहीं जो है तेजस्वी यादव भारी नजर आ रहे हैं, कहीं जनसुराज के जो है प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं और कहीं तमाम बीजेपी के लीडर नीतीश कुमार के साथ नजर आ रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जर्नलिस्ट महोदय, बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे सूरत में जहां जात हावी है, धर्म हावी है, जंगल राज हावी है और कमोबेश जो सरकार में है वो भी पूरे बिहार को लूट करके गरीब बना दिया। जो सरकार में नहीं थी, पहले थी, वो भी जंगल राज बना रखा था। और विकास की बात कोई भी पार्टी नहीं कर रही है कि वहां के रोजगार कैसे मिलेगा। वहां पेपर चोर, वोट चोर, खाना चोर, स्कैम चोर, चारा चोर, ये सारी चीजें चल रही है। ऐसी सूरत में बिहार की जनता के सामने कोई नया विकल्प नहीं दिख रहा। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त पार्टी का खेल बिहार में नहीं हो रहा। तीन चेहरों की लड़ाई चल रही है इस वक्त। एक है नीतीश कुमार जो एनडीए के घटक है, दूसरा है तेजस्वी जो आरजेडी यानी इंडिया के घटक है, और तीसरा जो उभर करके आ रहा है जो जयचंद कहें या उसको जो है आप किंग मेकर कहें, किंग मेकर के रूप में आगे आ सकता है, जो खुद बोला है कि मैं 10 हूंगा या 7 हूंगा या पूरा आऊंगा, वो है प्रशांत किशोर पांडे। तो जन स्वराज एनडीए और इंडिया के बीच 3 लोगों के बीच में टक्कर है। हालांकि बिहार के अंदर 40 पार्टियां अपना अपना दावा ठोक रही है। आम आदमी पार्टी भी है, बीएसपी भी है, एनपी भी है, ऐसे बहुत सारे पार्टियां हैं। लेकिन जो हालात है आज के डेट में, वहां पे आपाधापी में जो एनडीए सरकार है, खास करके नीतीश कुमार, 6 अक्टूबर को वहां आचार संहिता 4-4:30 बजे लगती है। उससे पहले वो मेट्रो का उद्घाटन करते हैं। उससे पहले 10-10 हजार महिलाओं को 5 करोड़ रुपया बांटा जाता है। तो ये सब लॉलीपॉप, ये वोट लेने की राजनीति, उस बांटने में कई महिलाओं को नहीं मिली तो वो कह रहे हैं कि हमें कहां मिल रहा। तो कह रहा भाई आचार संहिता लग गया, जल्दी जल्दी अब आचार संहिता खत्म होगा, आप लोग को भी दे देंगे। तो इस तरह से वो खरीदने की एक तरह की चाल है और इस तरह से पैसे की वैश्वीकरण का बिहार के अंदर मार है। अब देखना यह है कि बिहार का, हालांकि जनता गरीब है लेकिन राजनीति के अखाड़े में बहुत ही चतुर चालाक है। वहां पे एक बदलाव चाहते हैं और बदलाव की हालत में अंत में हो सकता है कि एनडीए को धोखा दे जनता या इंडिया को धोखा दे और प्रशांत किशोर को साथ दे दे या किसी और को दे दे। वहां एक ओवैसी भी है जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, चूंकि 17% बिहार में मुसलमानों का वोट है, तो उसमें वो 5 उनके एमएलए हैं। हो सकता है कि 5-4 आसपास में वो ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछली बार से अब तक कुछ काम नहीं किया। सिर्फ मुसलमानों को जो है बहकाना, फुसलाना और उनके लिए मुस्तकबिल के लिए, उसके भविष्य के लिए कुछ काम नहीं करना, कोई कदम नहीं उठाना, तो वो उनको नुकसान हो सकता है। अब मुसलमान जो 17% है और 38% जो दलित समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा वगैरह है, तो जो आज सीजीआई पे जो है जूता फेंका गया, उसका एक असर पड़ेगा बिहार के अंदर कि दलितों पे जो है जूता मारा जा रहा है। वो असर पड़ेगा हमारा लेह लद्दाख का भी कि बांगचू जो एक सामाजिक कार्य करता है, जो विकास की बात करता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसकी जमानत नहीं होती है। तो ये तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं और उन मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी इसके लिए माहिर है। मास्टर डिग्री ले रखे, पढ़ाई किया क्या नहीं किया, लेकिन इस मामले में वो उनके पास पीएचडी है, डिग्री दिखाएं या न दिखाएं। और ऐसी सूरत में कभी आई लव मोहम्मद पे लोगों को मारा जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है, तो अब तो और इशू आ गया है कि दलितों को सुप्रीम कोर्ट में जो है सनातन के नाम पर जो है जूता मारा जाएगा। तो बिहार की लड़ाई बहुत दिलचस्प लड़ाई होने वाली है। पहला चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा और दूसरा 11 को होगा और रिजल्ट
14 को यानी कि 11 की शाम में ही हम सबको पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और कौन वहां का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अभी भी कल से 10 तारीख को 9 आज तारीख है, कल 10 तारीख से वहां पे नॉमिनेशन शुरू हो रहा है और अभी एनडीए में झगड़ा हो रहा है। चिराग पासवान अपना कह रहा है कि मुझे 40 सीट चाहिए, उनको 20-22 मिल रहा है, लेकिन वो कह रहे 40 या 35 से कम मिलेगा तो मैं एनडीए छोड़ दूंगा। उधर जो है चिराग, उधर जो है जीतनराम मांझी भिड़ा हुआ है, उनको 3-4 सीट मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि मुझे कम से कम 10-15 सीट दिया जाए ताकि मैं विधानसभा में अपनी वर्चस्व बना सकूं। तो ये लड़ाई किस रंग रूप में लाता है, एनडीए बचता है या टूटता है, देखते हैं कि कल से नॉमिनेशन का क्या हालत है। वैसे चिराग पासवान कह रहे कि अगर मुझे अकेले लड़ना पड़ा तो मैं 243 पे लड़ूंगा। वही जो है जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं एनडीए के साथ रहूंगा। तो एक दिलचस्प वहां की लड़ाई है और उसमें सबसे ज्यादा जो फायदा हो रहा है वो प्रशांत किशोर को हो रहा है, जन स्वराज को हो रहा है, और बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो गिनती का है। कुछ वोट लाएंगे, काटेंगे और उससे कुछ प्रभावित होंगे जो इधर से उधर लुढ़क जाएंगे। तो इस तरह से बिहार का कमोबेश जो आप हमसे जो पूछ रहे हैं कि उस हालत में ढाक का 3 पात होगा और अंत तो गतवा अगर इनकी लड़ाई सुलझ जाती है तो एनडीए की सरकार बन जाए। तो सर आपने जो कहा कि बहुत सारी बिहार में जो मुफ्त की रेवड़ियां बढ़ रही है, ये फंड आ कहां से रहा है, किसका फंड है? ये तो पब्लिक का ही फंड है। जर्नलिस्ट महोदय क्या बात करते हैं। बीजेपी के पास 2200 करोड़ का इलेक्ट्रो बॉन्ड से पैसा मिला। सारे इनके उद्योगपति अडानी अंबानी इनका है। एक इशारे पे पूरा बिहार खरीद लेते हैं। 1 रुपया में 1000 एकड़ जमीन जब मोदी उनको दे देते हैं तो वो जो 1 रुपया में दिया है तो बाकी करोड़ों का जो माल है वो तो इलेक्शन में खर्च होगा। फिर पीएम फंड में जो पैसा है उसको कौन पूछ रहा है? तो ऐसे लूट, ऐसे खसोट होकर के आज जो सत्ता की सरकार है बीजेपी की है और उसके घटक जो है नीतीश कुमार का है, जो 40 साल से शासन में रहे और लगातार वो चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर रहे, तो पैसे की कोई कमी तो है नहीं। चिराग पासवान हीरो रहे, उनका जो है पिताजी रामविलास पासवान वो भी हजारों करोड़ का आदमी है, और जो है तेजस्वी है तो उनके पिताजी जो है 500-600 करोड़ चारा घोटाला से किया। कौन यहाँ कानून को नहीं पूछता है, कानून को धरता बताता है? पैसा लूटिए ना, उनकी चल संपत्ति जब्त होती है। कानून तो जो है एक है नहीं, समानता का है नहीं, जनता खाली भोगते रहती है। जनता को एक दिन का राजा माना जाता है, जनता एक दिन खाली वोट देने का राजा होता है, बाकी दिन वो पिंजड़े में होता है, बाकी दिन वो गुलाम होता है, मानसिक गुलाम कहिए या उनको जो है बंधुआ मजदूर कहिए। तो हम सब जनता आजाद नहीं है, राजा कहलाते हैं, लेकिन हम गुलाम हैं। हमें इस गुलामी से आजादी पाने के लिए जन क्रांति करना होगा, हमें इसके लिए आवाज उठाना होगा, हमें कॉर्पोरेट पार्टियों को अलग करना होगा, हमें पारिवारिक पार्टियों को अलग करना होगा, हराना होगा, और जो 65 करोड़ में युवा युवती हैं उनमें से जिताना होगा। अपने क्षेत्रीय लोग जो इंडिपेंडेंट है, छोटी पार्टियां हैं, लेकिन वो राष्ट्र और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमें उनको जिताना होगा, उनको आगे ले जाना होगा। और ये सब बिहार के लोग बड़ी आसानी से समझते हैं और बिहार ये कुछ कर सकता है। इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि अंत में किनको वोट मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर चोरी हुआ, ईवीएम मशीन में चोरी हुआ या घपलाबाजी हुआ, तो वो भी ये भी नहीं कहा जा सकता कि कौन मास्टर, कौन डकैत, कौन कितना बड़ा चोर है और जनता कहां बेवकूफ बनी है। ये सब बिहार में देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्हीं को रोकने के लिए SIR आया, इलेक्शन कमीशन चुस्त हुई है। इलेक्शन कमीशन करिए कि हाँ हम चोरी नहीं होने देंगे, लेकिन अभी भी वो पपट है सरकार का। अभी भी काफी लोग हैं जो 500 में या शराब में या मुर्गा में बिकते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होगा लोकतंत्र का, क्या होगा संविधान का? कुछ नहीं कर सकते। और अब तो जहां सुप्रीम कोर्ट, जहां पे एक दलित CJI गवई साहब पर जूता मारा जाता है सनातन का के, तो अब न्यायपालिका भी जो है कैंसर, जो ये बीमारी है नफरत का, ये जात का, ये सनातन का, ये ऊंच नीच का, ये सब ध्वस्त हो गया है। भारत कहां है? भारत, मैं पूछता हूं आपसे, कहां है भारत?
कहां है लोकतंत्र और कहां है संविधान? ये सब बकवास हो गया है, सब धरना प्रदर्शन आंदोलन का इशू हो गया है। आज मायावती शोर मचा रही है, कल दलित शोर मचाएंगे, रोड पे मचाते रहेंगे, रिजल्ट कुछ नहीं होगा। ये सब बहुजन कहते हैं 90%, 85%, 543 इनके पास लोग नहीं है जिनको सांसद बना सके। और जो चतुर चालाक लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो, लेकिन वो पैसे वाले हैं, सामंती लोग हैं, वो अपने तरीके से वो जो है क्रीम लेयर से अपना जगह बना लेते हैं और फिर उनसे लड़ाई होती है। तो ये लड़ाई चलते रहेगी, लेकिन हमें और आपको, जनता को, आपके चैनल से मैं सचेत करना चाहूंगा, आगाह करना चाहूंगा कि अगर आपने वक्त रहते नहीं जागा तो जो नेपाल में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, वो हिंदुस्तान में भी हो सकता है। और ऐसी सूरत में हम भाई भाई बर्बाद होंगे और नेताओं को कुछ नहीं होगा। ये जयचंद लोग, ये लड़ाने वाले लोग बाहर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और हम सब कहीं धरातल में धस ना जाएं। इसलिए आइए, रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स, मानवता बचाइए, इंसानियत बताइए, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के साथ आइए, नया विकल्प डॉक्टर दुआ के साथ आइए और बिहार को बचाते हुए पूरे देश को बचाइए। चोर उचक्के डाकों को बाहर कीजिए। अपना लोकतंत्र जब तक नहीं बचेगा, हमारी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक धरोहर नहीं बचेगा। इसके लिए हमें और आपको सोचना होगा और नए विकल्प को ढूंढना होगा। सर, इन दमन नीतियों के खिलाफ जो है अभी हाल ही फिलहाल में आपने जंतर मंतर पर भी एक बहुत ही ताकतवर प्रदर्शन किया था, तो इसका क्या मकसद था? देखिए जनाब, आज जब मैंने 2013 में, वैसे तो बहुत सारे कार्यक्रम किया, 2008 से 2010 2 साल रात दिन, तब वहां पे ऐसा नहीं था कि 3 घंटा बैठेंगे, 1 दिन बैठेंगे, रात दिन बैठ कर धरना होता था, पूरा टेंट लग करके होता था, एक दुकान टाइप का बन जाता था, स्टेज बनता था और आंदोलन होता था। हमने 2008 से 2010 2 साल लगातार धरना प्रदर्शन किया। तब हमने एक राष्ट्रीय पहचान जिसपे आधार कार्ड बनी। हमने कहा कि हमारा जो है एजुकेशन पे जो है जो जिस तरह से मारामारी हो खत्म हो, लेकिन सरकार नहीं सुनी, क्योंकि वहां पे समाजवादी लोग हैं। मेडिकल के अंदर चोरी हो उस पे बात की, वो नहीं हुई तो लगातार लड़ाई की, लेकिन 37 मांगे हमने सरकार के सामने रखा। बहुत सारे मांगों को माना, आरटीआई आया, डोमेस्टिक एक्ट आया, आपका पीआईएल आया, ऐसे बहुत सारे हमारे काम होते चले गए। 2013 में उसी जंतर मंतर ऐतिहासिक स्थल पर हमने आवाज उठाया था कि ईवीएम में चोरी हो रहा है, इसको बदलने की जरूरत है। हम बैलेट में चोरी किया, अब ईवीएम में भी चोरी लोग करने लगे हैं, अब इसके जगह पे नया विकल्प आनी चाहिए। लोगों ने कहा दुआ पागल है, ये पागल हो गया है, मेरी बात को नहीं सुना। लेकिन जब 2013 से धीरे धीरे आगे बढ़ा तो ये 23 और 24 और 25 से ये शोर मचाने लगे सारे विपक्ष के लोग, सारे नेता लोग, ईवीएम चोरी हो रहा है, ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ। हमने कहा कि बैलेट में चोरी होती है, हुई तभी ईवीएम आया। हम क्यों बैलेट लाएं? हम लाएंगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, हम लाएंगे पारदर्शिता, और उसके लिए मेरे पास प्रोजेक्ट है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा। 2015 में हमने उसी जंतर मंतर पे बड़ा सा बैनर लगा के लोगों को हंगामा किया कि बीजेपी चोर है, बीजेपी गलत कर रहा है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। फिर कहा दुआ पागल हो गया, लोगों ने मुझे पागल कहा। फिर 25 में, 24 में से लेके अब सब शोर मचा रहे, बीजेपी चोर है, वोट चोर है, इसको गद्दी छोड़ो करो, इसको बाहर करो। आप वही बातें कर रहे। तो पहले जब मैंने कहा तो नहीं समझा, तो देर से आते हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने मोदी जी को, उन्होंने ही कहा था कि 72 साल में मैं रिटायर कर जाऊंगा, लेकिन 75 साल की बात हो गया, 75 साल में रिटायर करूंगा। 17 सितंबर को उनको 75 साल हो गया। और हमारे आरएसएस के भागवत मोहन जी ने कहा कि अब इनको, मोदी जी को आराम करना चाहिए। तो हमने कहा कि आरएसएस के भागवत मोहन जी को भी, मोदी जी को भी, खड़गे जी को भी, सोनिया जी को भी, और जितने भी 75 साल के हैं उनको आराम करना चाहिए, युवाओं को आना चाहिए। उसके लिए मैंने जंतर मंतर पे 18 सितंबर को फेयरवेल दिया। लोगों ने कहा फिर पागल हो गया दुआ। लेकिन हम जो करते हैं
5 साल 10 साल के बाद लोगों को होश में आता है। तो जब समय रहते अगर होश में नहीं आएंगे तो हमारी और आपकी मानसिकता कमजोर हो रही है, गुलामी में हम जा रहे हैं, हम शिकंजे में जा रहे हैं, हम आजाद नहीं रह रहे हैं। और यही वजह है कि आज हम नया अल्टरनेटिव, नया विकल्प लेके आ रहे हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए। आज भी लोग सुगुआट में हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांधे को। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन बिहार के चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार खत्म हो जाएगी और 26 या 27 में मिड टर्म पोल होगा, संसद का चुनाव होगा। देखते हैं लड़ाई क्या होता है। लेकिन आज जरूरत इस बात का है कि जो हमारे सामने जो बिगुल बज गया है बिहार का चुनाव का, पहले उसको देखें कि वहां खेल क्या होता है और आगे का खेल आप सब देखते रहेंगे। हम समय समय पे आपको आगाह करेंगे और उसके लिए हम न सिर्फ सामाजिक काम कर रहे हैं बल्कि राजनीतिक के क्षेत्र में भी हम लोगों को सत्ता में पहुंचने के लिए अहरा नेशनल पार्टी एनपी के माध्यम से लोगों को प्रतिष्ठापित करने के लिए और संसद में पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। जरूरत इस बात का है कि हमारे साथ कुछ ऐसे जुझारू लोग नहीं है जिनकी हमें जरूरत है। चलिए, इनफ हो गया, 3 वीडियो बन गई।